Good morning, children. Welcome you all in your own channel फिजिक्स की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे, आज हम पहुंच चुके हैं अपने फोर्थ लेक्चर पे ऑफ अ फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसमें पिछले चैप्टर्स में जो है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उस वक्त हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम है. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी अगर चार्ज आप रखते हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे वो मूव कर रहा हो, तो वो फोर्स हमेशा एक्सपीरियंस करता है. एंड द फोर्स एक्सपीरियंस इज गिवन एज Q into E. इसी के ऊपर बेस्ड हमने अपने पिछले लेक्चर में ये भी देख लिया कि अगर वो चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करता है, तो अगर पैरेलल मूव कर रहा है मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज भी अगर एक्स डायरेक्शन में है, तो मेन है कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फोर्स होगा. अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. अब उसके बाद हमने देखा था अगर पैरेलल जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम पाथ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होगी, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एज द चार्ज इज पॉजिटिव. ये इस तरह से हमने किया था. तो हमने कहा था अगर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन होता है. द चार्ज इज एक्सेलरेटेड इफ व्हेन चार्ज मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. अगर चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिटार्डेशन होगा उसका, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहता है. ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके. उसके बाद एक बात हमने ये की, फिर दूसरी बात हमने पढ़ी कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो उस वक्त जो चार्ज पार्टिकल है वह कैसा पाथ अडॉप्ट करता है? पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता है. ये इक्वेशन हम निकाल चुके थे. और क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स इस तरफ को एक्ट करता है, खुद तो वो यहाँ जाना चाहता है, अगर उसकी v वेलोसिटी इस तरफ की, तो ये इधर को तो जाना चाहता है. ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर लग रहा है वो उसको एक्सेलरेट करता है वाई डायरेक्शन में, तो वो वाई डायरेक्शन में भी जाता है. ये जो इसका डिस्टेंस अपनी ओरिजिनल पाथ से इधर को गया, इसको हम कहते हैं दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम इट्स पाथ. फिर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया के बाहर जाता है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया वो स्ट्रेट जाके हिट कर देता है. दिस इज व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है, इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स में कुछ चीज़ें मैं बोलना भूल गई थी, तो आई जस्ट वांट टू प्लीज़ चेक कर लेंगे आप अपने न्यूमेरिकल्स का. अगर यहाँ देखिए, ये वायर वाला सेकंड क्वेश्चन था, इसमें बोला था वायर हैंग्स इन द एयर. तो ये हमने लिखा था फोर्स ऑन द वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन. कब वो हैंग करेगा? वायर विल hang in air when maximum force on wire is in upward direction is equal to the weight of the wire. maximum force जो ऊपर की तरफ लग रहा हो और वो किसके बराबर हो? mg. तो maximum कब पॉसिबल होता है? जब अब यहाँ तो दिया नहीं है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हमने कहा मैक्सिमम फोर्स ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वायर जब होगा. तो दिस इज पॉसिबल व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, इसलिए इसको साइन 90 ले लेते हैं. और IBL इज इक्वल टू mg. एक ये चीज़ थी. दूसरी आपको ये देखिए, ये डायग्राम में ये देखो, ये सीधा जा रहा था ना. अब आप बोलेंगे कि डिफ्लेक्शन तो कैसे पता लगा रहे हैं कि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है? तो देखो, इसने ऐसे जा रहा था तो इसने सीधे निकलना था, ये तो सीधे नहीं निकल के ऐसे हुआ. तो ये सीधी लाइन से हम ये डिस्टेंस नापते हैं. इसकी सीधी लाइन ये थी, ये y2, इसकी सीधी लाइन ये थी. एक ही पॉइंट पे चाहे आप मेजर करो, तो ये डिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो या आपका y3 सबसे ज़्यादा है, y2 उससे कम है, y1 उससे कम है. इसका मतलब Q3 जो है वो डिफ्लेक्टेड है मोस्ट. ठीक है, ये चीज़ बतानी थी. ओके, दिस इज़ व्हाट वी हैड थर्ड लेक्चर में जो हमने किया, उसमें से ये पार्ट में आपको बता दिया. अब बच्चे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में. अब हमने ये तो हुआ चार्ज पार्टिकल, इसमें ये रेस्ट पे हो और मोशन पे हो, दोनों ही जगह पर जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है. किस में? जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में
जो है चार्ज पार्टिकल को मोशन में होना ज़रूरी है. इफ इट इज़ एट रेस्ट इट विल नॉट एक्सपीरियंस, बिकॉज जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, वो दैट इज़ गिवन एज Q इंटू वी क्रॉस बी. इस तरह से दिया जाता है. सो वेलोसिटी भी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी अगर या तो अगर रेस्ट पे है चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि v की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ऑटोमेटिकली f मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है. दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो है तब भी मैं ये ज़ीरो हो जाएगा. या फिर v और b के बीच में दिस इज रिटन एज Q वी बी साइन थीटा, यानी ये थीटा जो है v और b के बीच का एंगल है. इफ दिस इज से this is the velocity vector, this is say b this is the angle theta. तो v क्रॉस b राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से this is the direction of the force. ठीक है, राइट हैंड थंब ऐसे होता है ना, v, मेरी उंगलियां देखो बच्चे, इट्स गोइंग फ्रॉम v टूवर्ड्स b, v से b की तरफ जा रहा है, तो थंब इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो हियर यू हैव द फोर्स इज गिवन, ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से. तो लेकिन अगर मान लीजिए ये साइन थीटा है और अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाता है, यानी कि पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाता है. ठीक है, सो इफ वी एंड या कह लो वी का बात कर रहे हैं, यानी कि मोशन ऑफ चार्ज एंड फील्ड ये पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तब ये साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू 0. तो अगेन द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0. दिस इज व्हाट वी हैव. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इस 2 रूल्स आपको मैंने बोला है ध्यान रखने हैं आपने, जो अभी हमारे काम आने वाले हैं. एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये वाला रूल याद है आपको बच्चे, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड को ऐसे खोल के रखिए, आपका ये फोर्स लगाता है, द फोर फिंगर गिव द फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द करंट का डायरेक्शन. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि अगर इसको 4 फिंगर को ऐसे कर दिया जाए और तो ये आपको डायरेक्शन बताता है कि फोर्स एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में होगा. दूसरा मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल, उसको ऋतिक रोशन को याद रखेंगे आप, उसका वो ऐसा वाला डांस. हमेशा ये जो फिंगर हैं आपकी पॉइंट होनी चाहिए टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को इसको पॉइंट आउट करिए. थंब को दीजिए करंट की डायरेक्शन या मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो जिस तरफ को भी तुम्हारा पाम होगा वो डायरेक्शन बताएगी कि फोर्स, ये पाम मेरा इधर को है, इसका मतलब द फोर्स इज, जैसे ये पेन है तो ये पाम की डायरेक्शन मेरा पेन बता रहा है, तो ये बताएगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो लेट्स स्टार्ट. ये तो रफ रिविजन हुआ आपका. आई विल स्टार्ट विथ माई वर्क टूडेज लेक्चर. सब अपने अपने पेन कॉपी ले लीजिए, और साथ के साथ जब सुनते हैं उस वक्त भी रफ में लिखने की आदत डालो, तो याद करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं. Now when the charge moves parallel or anti-parallel to the magnetic field, so this is your uniform magnetic field is there. B is a uniform magnetic field. Uniform magnetic field, and the charge is, this is say plus Q charge is here. ये इसके अगर इस तरफ को जा रहा है मीन्स पैरेलल हो गया, अगर ये इस तरफ को जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल. ये वाला केस हो जाएगा हमारा पैरेलल, और ये हो जाएगा एंटी पैरेलल. ठीक है. नाउ जब Q और V इसकी मान लीजिए वेलोसिटी है विद विच इट इज़ मूविंग, Q आपने ले लिया चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v. सो इफ पैरेलल है देन v is parallel, v vector is parallel to b vector, theta is equal to 0 degree. if anti parallel है
then V is parallel to negative B vector. Theta is equal to 180 degree, and magnetic force experienced by charge Q will be, कितना हो जाएगा बच्चे? This magnetic force will be equal to Q VB sin 0 degree और Q VB sin 180 degree. दोनों ही केस में it is 0. Therefore, no force act on the charge. Hence, charge continue to move along its path in straight line. पिछले केस में क्या हो गया था? वो फोर्स लग रहा था, हमने कहा एक बार वो एक्सेलरेट हो जाता, पैरेलल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो एक्सेलरेट हो जाता है, अगर एंटी पैरेलल जाता है तो रिटार्डेट हो जाता है चार्ज. यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे वो चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल. तो जो पाथ है, इट पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन फोर्स जो एक्ट कर रहा है दैट इज दिस फोर्स कितना होता है? 0 होता है. पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वो ऐसे ही पैरेलल इधर इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू चलता रहेगा, सीधा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करता है. नाउ कम द सेकेंड केस दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब निकालना है हमने बी पार्ट. हियर वी हैव व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज perpendicular, moves at right angle to the magnetic field. So इधर heading हमने क्या डाली थी? When charge particle, path of a moving. So now we'll see the path of a moving charge particle moving perpendicular. Path of a charge particle moving perpendicular to the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो अब हम एक मैग्नेटिक, मैंने आपको एक और चीज़ बच्चे बताई थी कि जब भी हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है कि कैसे लेते हैं, कागज़ कहाँ चले जाते हैं. कभी भी अगर आप ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर कर रहे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो हम उसको ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ पेपर तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो लेट अस टेक कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिया है अभी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमको दिखानी है. तो ये आपके पास कागज़ है, इसके डायरेक्शन में ये जो मेरा पेज है इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मान के चलते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस पेपर के परपेंडिकुलर. सो लेट अस कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field B vector perpendicular to the plane of paper directed into it. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? क्रॉस से. ठीक है. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो ये ऊपर जेड एक्सेस है, इसके अंदर कोई आपका फील्ड जा रहा है. ठीक है. नाउ आपने एक चार्ज पार्टिकल लिया, इस रीजन में एंटर होता है. मान लीजिए यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल है, दिस इज पॉइंट पी
और यहाँ इसके साथ ये एंटर होके मान लीजिए यहाँ से ये मूव करता है विद वेलोसिटी v। अब ये प्लेन ऑफ पेपर पे है, ये आपका जो प्लेन है, इफ़ आई टेक दिस, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये मेरा जो फील्ड है वो ऐसे जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, फील्ड इज़ गोइंग लाइक दिस। अब इसके ऊपर मैं चाहे कैसे मर्जी भी ये रखूं कि दिस इज़, ये वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है तब भी 90 डिग्री है, अगर चार्ज ऐसे जा रहा है, क्योंकि मेरा जो पेज है वो तो हमेशा इस पेज पे किसी भी डायरेक्शन में मैं चार्ज पार्टिकल को घुमा दूं तो ये मेरी पेंसिल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इट इज़ गोइंग टू मेक 90 डिग्री, बिकॉज ये हमारी थी, देखेंगे आप कि ये एक हो गई एक वन एक्सिस, ये अदर एक्सिस, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानती हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, और ये पेंसिल मेरा क्या है, जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया, तो अब इधर कहीं भी लूँगी तो द डायरेक्शन, ये कैसी डायरेक्शन हो रही है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है, बी वेक्टर इज, वो तो पहले लिख लिया, यहाँ पे तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्यू ले लीजिए, दस प्लस क्यू, चार्ज एंटरिंग the magnetic field with velocity v, ठीक है, और डेफिनेटली जो वेलोसिटी है v परपेंडिकुलर है, such that v vector is perpendicular to b vector, right, क्योंकि वो प्लेन ऑफ पेपर में और वो वहाँ पे। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज कितना होगा, ये चार्ज जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स कितना होगा इसकी वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू सी व्हाट इज़ द फोर्स इट इज़ एक्सपीरियंसिंग। नाउ व्हाट विल डू इज, F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, F is equal to Q V cross B होता है। This is what we have done. This is equal to Q V B, साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, which will be equal to Q V B। ये जो फोर्स है इसके ऊपर एक्ट करेगा, Q is a charge entering the magnetic field with velocity V at point P हमने ले लिया, ये इसकी वेलोसिटी है। तब ये इधर को जा रहा था तो ये वेलोसिटी तो इसको इधर को ही मूव करने को बोलेगी, लेकिन ये जो फोर्स है ये क्यू वी भी इसके ऊपर और लग रहा है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अब आपने राइट हैंड पाम रूल लेना है, आप इसके अंदर हाथ डालिए, ठीक है, ऐसे आपका हाथ जा रहा है, दिस इज़ द हैंड यू आर गोइंग, देखो फील्ड के अंदर घुस गई मेरी उंगलियाँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था क्रॉस बने मतलब फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैंने उंगलियां भी डाल दी इसके अंदर, और अंगूठा मैंने कहाँ डाला, मैं ऐसे भी डाल सकती थी, लेकिन मेरी वेलोसिटी कहाँ है, चार्ज की इस तरफ को है, इसलिए मैंने हाथ ऐसा कर दिया, तो मेरी वेलोसिटी इधर को, तो मेरा पाम कहाँ को जा रहा है, माई पाम इज दिस साइड, तो इसका मतलब जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो ये है फोर्स की डायरेक्शन। तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से ये मूव करवाएगा, ये वेलोसिटी कह रही है ऐसे जाओ, ये फोर्स कह रहा है ऐसे जाओ, तो इसका मतलब ये इट विल गो समवेयर लाइक दिस, ये ऐसे चला जाएगा। फिर मान लीजिए ये पॉइंट पे आ गया, यहाँ ये हुआ Q, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी इसके टेंजेंट ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी वेलोसिटी इसकी इधर सर्टन वेलोसिटी से इधर को सीधा जाना की कोशिश करेगा। तो अब इसके ऊपर जब ये ऐसे जा रहा है, इधर से मूव कर रहा है सर विद वेलोसिटी v, सो अगेन मेरी उंगलियां देखो इसके अंदर गई आपके फील्ड की तरफ को, वेलोसिटी कहाँ है, अंगूठा मेरा वो वेलोसिटी की तरफ को है, देखिए दिस वाज द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल बी लाइक दिस, ऐसे जा रहा है, तो मेरा पाम कहाँ को चला गया, इधर को, ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की। तो ये ऐसे सीधे जाने की बजाय क्या हो जाएगा, ये इधर से ऐसे मूव करेगा, ये आपका पूरा फील्ड है यहाँ पे, टेकिंग द फील्ड हियर, फील्ड से बाहर नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड, सो दिस वे। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे, ये क्यू पॉइंट पे पहुँच गया, ये आपका मान लीजिए यहाँ आर पॉइंट ले ले, पी क्यू एस ले लेती हूँ मैं, ये पॉइंट एस,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इधर पे भी क्या होगा, वेलोसिटी विल बी, द वेलोसिटी वेक्टर विल बी लाइक दिस, सीधा दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। आप देखो मेरी उंगलियां जा रही हैं पेपर के अंदर, अपनी उंगलियां डालिए, मेरा अंगूठा देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो मेरा पाम कहाँ को आ गया, अंदर को। तो ये फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करेगा वो इस तरह से होगा। तो हर बारी जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर इट इज एक्टिंग। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है विल एग्जीक्यूट द सर्कुलर मोशन, ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। सो जब भी ये परपेंडिकुलर होता है, इधर मैं टी पॉइंट ले लेती हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट टी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे टेंजेंट इधर को इधर जा रही है। फिर अगर अब देखो मेरा हाथ की उंगलियां अंदर जा रही हैं, मेरा अंगूठा वेलोसिटी की तरफ जा रहा है, मेरा पाम किधर को चला गया इधर, तो द फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। तो एवरी टाइम द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, किसी भी पोजीशन पर वो पार्टिकल जा रहा है, तो इट इज़ अडॉप्टिंग कैसा पाथ वो चला रहा है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये सर्कुलर पाथ जो है वो अडॉप्ट करता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, एफ इज इक्वल टू क्यू वी, ये हमारी वैल्यू आ गई। सो फ्रॉम राइट हैंड palm rule, or you can say your फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ज़्यादा अच्छा था राइट हैंड पाम रूल लगाना ठीक रहता है। सो फ्रॉम व्हेन Q is at point P, F is towards O, which makes the charge Q move along PQ. At point Q, force is again towards O, which makes Q move along QS. At point S, F is again towards O, which makes Q move कहाँ को, along ST. Hence अब इसकी ये सब चीज़ें इसी तरफ को एक्ट कर रहे। द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, path of charge particle is circular. क्लियर हो गया बच्चे, ये पाथ जो होगा सर्कुलर होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें, अब इतना ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे आपका, हमने कुछ चीज़ें इसमें करनी है कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको याद रखनी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होंगी। अब हम ये देखना चाहेंगे कि रेडियस कितना वो सर्कुलर पाथ का वो बना रहा है। ये तो हमें पता लग गया कि सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। तो अब रेडियस देखते हैं, कुछ इसके रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ करना है, मान लीजिए लेट m जो है मास ऑफ चार्ज है, r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, v जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज
पार्टिकल है। सो जो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है। जब भी हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं तो हमने बहुत सारे फोर्सेस पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, पर हमने ऐसे नहीं पढ़ा कि टाइप ऑफ फोर्सेस में हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स करके ऐसा टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो कोई ना कोई यही फोर्सेस में से वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं चीज़ें, कि मान लीजिए जैसे सन और अर्थ के बीच में ले लेंगे तो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। अगर आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ था, दैट इज इक्वल टू mv²। ये अभी मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगी। दिस इज व्हाट जनरल फॉर्मूला वी हैव फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स कोई ना कोई दूसरा फोर्स जो है वो इसमें कन्वर्ट होता है। अब ये वाला पर्टिकुलर केस है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो चार्ज मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज अगर हमने ये लिया तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर पाथ के लिए, दैट इज इक्वल टू द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल force required by Q to move in circular path is equal to how much, mv² upon r, which is प्रोवाइडेड, कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। कितना, QVB, जो कि हम कहाँ पे था, दिस पहले ही हम लिख चुके हैं। दिस इज द इक्वेशन 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB। यहाँ से ये v से एक v कट जाएगा, you are left with mv अपॉन r इज इक्वल टू QB, और r कैन बी रिटन एज mv अपॉन QB। ये फॉर्मूला बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। इसके कुछ केस 1, कुछ चीज़ें मैं आपको याद रखने के लिए बोलूँगी। ये तो mv अपॉन QB तो रखना ही रखना है। इसमें केस 1 जो आप याद रखोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब आता है तो इन्हीं इसी r निकालने को देते तो अलग अलग कंडीशंस पे आ जाता है। तो पहली चीज़ आप याद रखोगे, दिस r कैन बी रिटन एज v अपॉन, यू कैन राइट दिस एज q अपॉन m इंटू b, ऐसे लिख सकते हैं, q by m, that is a specific charge. So this implies that radius is inversely proportional to the specific charge, ठीक है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोलेंगे कि अलग अलग पार्टिकल्स दे दिए, उठा के बोला कि कौन बड़े रेडियस में मूव कर रहा है। तो यू हैव टू, इफ़ यू नो देयर मास, यू नो देयर चार्जेस, आप उसकी स्पेसिफिक चार्ज देखने कैलकुलेट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा, जिसका स्पेसिफिक चार्ज कम होगा वो। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो, वहाँ पर ये पहली केस जो चीज़ आप यूज़ करेंगे वो ये। केस 2 क्योंकि इतनी आसानी से आपको नहीं ये देंगे कि सीधा ही आपको मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, बोला जी रेडियस निकालो। कई बार ये लोग दे गिव इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी उठा के दे दी है, सो आर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे K, ठीक है।
नाउ काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ 1/2m, m नीचे भी लिखा मैंने, और ये हो गया m² v², ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? p²/2m. So I can write that p is equal to this kinetic energy, k is equal to, हम कौन सी क्लास में कर चुके? 11th में, 2m. So you can write that p is equal to √2mk, ऐसे लिखा जा सकता है. So if it is p is equal, now r is equal to क्या लिखा था हमने यहाँ? r was equal to mv/qb. What is mv? That is p/qb. So this can be written as √2mk/qb. तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, that radius is equal to √2mk/qb. ठीक है, एक बात ये याद रखिए आपने, ये तो मेन है ही है, ये तो हमारा स्टार है, रेड स्टार लगा देते हैं इसको, इसके ऊपर ही तो सारा गेम चला हुआ है. उसके बाद आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो स्पेसिफिक चार्ज, अगर काइनेटिक एनर्जी का टर्म है तो ये फॉर्मूला ऐसे रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर आर. केस 3 और लेते हैं कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा दे दें कि चार्ज इज एक्सेलरेटेड विद सम पोटेंशियल. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं कि चार्ज इज एक्सेलरेटेड विद सर्टन पोटेंशियल. सो केस 3 लेती हूँ मैं. when charge is uniformly accelerated by potential v, अगर v पोटेंशियल से हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा? देन वर्क इज इक्वल टू होता है QV. एंड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है that work is equal to change in kinetic energy. That is, work is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So QV is equal to final, अगर इनिशियली वो रेस्ट पर है तो ये कितनी इनिशियली एट रेस्ट, तो दिस काइनेटिक एनर्जी को हम ले सकते हैं Q इंटू वी. देयरफॉर रेडियस वाला फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? R वॉज इक्वल टू वॉट अभी हमने किया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमने लिखा 2mk, तो k की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? QV, है ना. सो इट विल बी √2mqv/QB है. दिस कैन बी रिटन एज, पूरा अगर अंडर रूट ले लेते हैं, 2mqv/q², b², एक q से q कट जाएगा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया? 2mv/qb². ये आपका आ गया रेडियस के लिए एक और फॉर्मूला. ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करें. यानी देखो आपके क्या क्या चीज़ें आई. R इज इक्वल टू, सबसे पहले आपका आया, आप उसको mv/QB लिख लीजिए, या फिर आप इसको √2mk/QB लिख लीजिए, या फिर आप इसको पूरा अंडर रूट में करके 2mv/ अगर पोटेंशियल की बात की होगी, कुछ भी लिखिए, दिस ऑल आर गोइंग टू गिव यू दी रेडियस. तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकता है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ पाथ का, तो आपकी डेरिवेशन यहाँ ख़त्म हो जाती है. रेडियस ऑफ पाथ यहाँ करके ख़त्म कर दीजिए. ये आगे जो मैं केसेस ले रही हूँ इसलिए रही हूँ, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होंगे, वहाँ ये चीज़ें यूज़ होंगी. ये आपको क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज वाला क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है, ऐसे करके काइनेट रेडियस निकाल, तो ये डेरिवेशन में यहीं ख़त्म हो जाएगा. इतना ही करना है आपको.
ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट होगा, आपको टाइम पीरियड दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, वो निकालना है। पर बीच में ये जो मैंने केसेस लिए हैं, ये केसेस किसके लिए हैं? रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल्स के लिए। पर अभी तो हमें थियरी में पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। तीनों चीज़ें लिख ली आपने। अब आते हैं टाइम पीरियड पे। बी ए चीज़ जो थी दैट वाज द रेडियस। ये हमारा पहला ए तो हमारा पाथ था, पाथ तो हमने कर दिया था, दैट इट इज सर्कुलर पाथ, ठीक है। दिस इज पाथ, दिस इज इसका ए जो है, ये तो पाथ की बात अगर की जाए, इफ दे टॉक अबाउट पाथ दिस इज व्हाट वी हैव। इफ दे टॉक अबाउट रेडियस, इसका केस, देन इट इज ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब हम लेंगे सी, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है? कितने टाइम में वो एक कंप्लीट सर्कल को रोटेट करता, पार्टिकल कंप्लीट्स अ सर्कल। सो टाइम टेकन by charge to complete the circular path, that will be equal, that is time period. So t is equal to क्या हो जाएगा? distance upon speed. distance कितना वो चल रहा है? that is 2 pi, या circumference हो गया, डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ, राइट सरकमफरेंस, और स्पीड कितनी है उसकी v, तो सरकमफरेंस कितना है? 2 पाई r अगर उसका रेडियस है, v वेलोसिटी, दिस इज 2 पाई अपॉन v, रेडियस कितना है हमने निकाला था? mv अपॉन qb, तो यहाँ से ये v और v कट गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया t का? 2 पाई m अपॉन QB। तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ एक स्टार बना के लिख लेते हैं दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ना इसमें आर है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड रेडियस ऑफ सर्कल। जो इसका मतलब जो छोटा सर्कल है वो धीरे धीरे, जो जितनी देर में छोटा सर्कल बनेगा उतनी देर में बड़ा सर्कल बनेगा, यानी बड़े सर्कल में वो तेज चलेगा, छोटे सर्कल में वो स्लो चलेगा, बस टाइम जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये आपको एक खास बात यहाँ पे रीजनिंग के लिए एक और मिल गई, ठीक है। आप इसके बाद देते हैं फ्रीक्वेंसी। डी इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ वो टाइम पीरियड जो है दैट इज़ योर एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम उसको लग रहा है, एंड नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, अब देखो अगर आप नंबर ऑफ रोटेशन की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं, एक रोटेशन के लिए जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो है नंबर, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज इन 1 सेकेंड जो नंबर ऑफ रोटेशन होंगे दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी। अगर इस न्यू की वैल्यू निकालनी तो आप क्रॉस आउट कर देते हैं इसको। सो न्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 into 1 डिवाइडेड बाई टी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by t, ये याद रखना, ठीक है। सो हियर यू हैव आपका टाइम पीरियड कितना निकला था पीछे? यू हैड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
क्यू बी अपॉन 2πm, ठीक है। और एक और चीज़ आप ये ध्यान रखो कि अगर तो आपको फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है, कई बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं देते ना, कई बार वेलोसिटी उठा के दे देते हैं। तो आपको मालूम है कि दिस हमने जब यहाँ किया था टाइम पीरियड 2πr/v है, यानी टाइम पीरियड जैसे टाइम पीरियड के लिए आप दो फॉर्मूलाज आप ध्यान रख सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v, फाइनल आंसर ये है। तो यानी आपके पास क्या आ रहा है कि टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2πr/v विच इज इक्वल टू 2πm/qb, है ना। ऐसे उसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है दैट कैन बी इक्वल टू v/2πr विच इज इक्वल टू qb/2πm। तो आपको न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल करना है, वो चीज़ें क्या दी हुई हैं उनको देखकर यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक अगर ये आपको आता है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो आपका डेरिवेशन यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो सारे पार्ट्स हैं ये मैं किसके लिए बता रही हूँ आपको, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला भी कई बार यूज़ करना है, डिपेंड कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। देन यू हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी, angular frequency. So this is angular frequency, it's given by omega which is equal to 2π nu. So omega की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो this is equal to 2π, आप करोगे 2πqb/2πm, 2πm से 2πm, it will be qb/m. सो ओमेगा अगर निकालने को दिया तो एक ये तो आपको याद रखना ही रखना है, 2π न्यू होता है विच इज़ इक्वल टू qb/m। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हम 11th क्लास में कर चुके हैं। तो आपको कैसे इसके लिए यूज़ करना है वो देखना पड़ेगा। इसको हम गायरो फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड gyro frequency, ठीक है। So these are the things which you have to remember. यहाँ पर जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं कर रही है, ना स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। ओमेगा यहाँ पे जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखना है, जैसे उसमें बोला टाइम पीरियड जो है वो भी नहीं डिपेंड कर रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। Does not depends on speed of particle, लेकिन ये व्हेन द पार्टिकल मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट ना हो, है ना, उस वाले केस के अलग हो जाती है। सो हर पार्टिकल जो है सेम टाइम लेता है कंप्लीट करने के लिए सर्कुलर पाथ को, चाहे वो छोटे रेडियस में मूव कर रहा हो चाहे बड़े रेडियस में, प्रोवाइडेड उनका स्पेसिफिक चार्ज जो है वो सेम है। स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर तो ये डिपेंड कर रहा है, q/m इज देयर स्पेसिफिक चार्ज, योर ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज पता है ना, दैट इज q/m। दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। लेट्स सी व्हाट द न्यूमेरिकल सेज। कुछ न्यूमेरिकल्स शायद पिछले भी थे, लेट मी सी व्हाट ऑल द थिंग्स वी हैव हियर। आपको ये दिया हुआ है, an electron is projected with velocity 10⁵ meters per second at a right angle to the magnetic field। ये दी कल हम कर रहे थे तो छोड़ दिया था। दिस इज व्हाट वी हैव। तो ये हो गया, फील्ड कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 1.9 into 10⁻⁻⁶ टेस्ला पे। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपसे कैलकुलेट दी रेडियस निकालना है, आर आपको बोल रहे हैं निकालो, आपको बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी
निकालो एनर्जी, तो एनर्जी दैट मीन्स ई ले लेते हैं एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे, दैट इज इक्वल टू योर एम वी अपॉन क्यू बी होता है ना। अच्छा, चार्ज दिया है, एन इलेक्ट्रॉन है, क्यू इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का हमें पता ही है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब फ्रीक्वेंसी दी होती है आपने ये ध्यान रखना है कि आपको क्या दिया हुआ है उस हिसाब से निकालना है। आपको वेलोसिटी अगर पता तो आप 2πr वाला फॉर्मूला निकालोगे अगर रेडियस निकाल चुके हो तो, है ना। अदरवाइज आपको पूरा फॉर्मूला क्या वैल्यू बार बार डाल के अलग अलग होता तो आपको वो फार्मूलाज यूज़ करने पड़ने थे। तो फिर फ्रीक्वेंसी की जो केस है, फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हैं, दो फार्मूलाज आपको बताए थे, एक था आपका v/2/2πr, है ना, या फिर आप पूरा करोगे तो इट विल बी qb/2πm। तो आप देखिए जब आप पहले रेडियस निकाल ही रहे हैं तो दोबारा से थोड़ी ना निकालने बैठेंगे, तो आप यहीं पर डाल सकते हैं वैल्यू। एनर्जी का तो सिंपल ही हाफ एम वी स्क्वायर, मास भी आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गिवन। अगर नहीं भी दिया तो दोनों वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब रेडियस निकालते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, कोई चीज़ भी कन्वर्ट करने वाली नहीं है, सब ऐसा ही सिस्टम में ही है। मास इज हाउ मच 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10⁻5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्यू इज चार्ज इज हाउ मच 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए जो भी कटती हैं वैल्यू। आपका ये देखो इसमें 9.1 रखिए डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.9 ऐसे ही लिख दिया इंटू 10⁻⁻। आप देखो ये क्या है, ये -31 है, ये +5 है, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, ये -6 भी ऊपर जाएगा तो +6। दिस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻। अब ये कितना हो जाएगा -19 20 30 -31 -1, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतनी सिंपल कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हैं। इसका आंसर आपका आना चाहिए 2.99, ये कैलकुलेट कर लेंगे इतना मीटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसी फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन 2πr। तो वेलोसिटी आपको दी हुई है 10⁻5 है अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू ये 2.99, ठीक है। इसकी भी कैलकुलेशन अब ये जो रिपोर्ट करेंगे आप आंसर वो हर्ट्स में करेंगे, ठीक है। देन तीसरा कटिंग वगैरह आपने खुद करनी है। देन एनर्जी की बात है, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वेयर, सो इट इज़ हाफ। मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी है 10⁻5 इंटू 10⁻5। इसको करके एनर्जी किस में लिखेंगे, इसको आप जूल में, ऐसा यूनिट जूल है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इसको कटिंग करके कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा बिल्कुल ही सिंपल है तो मैं ही कर देती 2 1 ज़ा, दिस इज़ 4.55, सो इट विल बी 4.55 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -31 प्लस 10 -21, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला दिस मच। अब ये आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसका मतलब एनर्जी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है ना। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन, आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो पहले तो आपको मूविंग परपेंडिकुलर दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है,
मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 2.5 टेस्ला और अप 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन जो आपका इज मूविंग परपेंडिकुलर टू दिस। तो जो आपको उसकी एनर्जी दी हुई है ना, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दी हुई है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 मेगा है तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 into this value you have to write। तो मेगा के से कितना आ जाएगा 10⁻⁶ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ सो दिस इज इक्वल टू इतना जूल। So this is 2 into 1.6 into 10⁻⁻13 joule, or I can write it as चलो इसको यही वैल्यू रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं, आगे भी तो कटना है। दिस मच ऑफ एनर्जीज थे, आपको फोर्स निकालने को बोला है। सो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू QVB sin थीटा। सो दिस इज वेलोसिटी आपको पता नहीं है, राइट। सो वेलोसिटी इज़ नॉट नोन, आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं QVB sin 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, सो इट इज़ QV इंटू बी, दिस फोर्स। ये आपको कैलकुलेट करना है। चार्ज आपको दिया B दिया, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। So half mv² is equal to how much, 2 into 1.6 into 10⁻⁻13 इतना दिया हुआ है। So this v² will be equal to 2 into 2, 4 हो जाएगा। इसको अकेला छोड़ देते हैं, 2 को वहाँ भेज देते हैं। 2 into 1.6 into 10⁻⁻13 divided by m, है ना। So this is equal to under root of 2 into 2 into 1.6 into 10⁻⁻13 divided by mass is how much, mass of a प्रोटॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, है ना। तो यहाँ से 1.6 कट जाएगा। दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻13 प्लस 27 कितना होता है, -13 प्लस 27। सो v² इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷, 7 में से 3 गया 4, 14, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू ये 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, है ना। अंडर रूट है, निकल गया इसका, 7 2 से 14 ये बाहर गया। ये वेलोसिटी हो गई। सो f विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे q की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, प्रोटॉन इज गिवन। So charge of a proton is same as electron, so Q की वैल्यू आ जाएगी, charge of proton is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड mass of proton तो दिया ही हुआ था। charge of proton 1.6 into 10⁻⁻19 और क्या है इसमें, वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई 2 into 10⁻⁷ इंटू और क्या है मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 2.5। अब इसको कर दीजिए 3.2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 7 कितना होता है -12। इसको मल्टीप्लाई कर देना कितना आएगा इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना अपने आप, ठीक है। ये वैल्यू आप अपने आप लिखिए। ओके, अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच मेक्स द
लार्जर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब दोनों इलेक्ट्रॉन भी है आपका और एक प्रोटॉन है, दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, और पूछा है कि दोनों में से कौन जो है बड़ा सर्कल बनाता है। ठीक है, सो रेडियस जो है वो हमें यहाँ पता है कि रेडियस इनके प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन्स ये तो हमें वैल्यूज़ पता होती हैं। सो स्पेसिफिक चार्ज हम इनका कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन, अगर इफ आई से चार्ज और मास की बात की जाए, ठीक है, कौन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, वो भी उतना ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 पॉइंट, मैंने कहा था ना, याद रखना, इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻27 kg। कई बार दिया होता है, कई बार नहीं भी दिया होता है। ठीक है, सो एज रेडियस ऑफ सर्कल जो है आपका, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो कैसे डिपेंड कर रहा है इनके ऊपर, स्पेसिफिक चार्ज के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो एज रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू mv/qb, which implies r is inversely proportional to specific charge, है ना, बताया था ना आपको, कोई उनके रेडियस डायरेक्ट इसके हिसाब से रेडियस पे। सो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। और स्पेसिफिक जो आपका चार्ज होगा ऑफ प्रोटॉन, that will be 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 1.6 into 10⁻27 kg। कौन बड़ा है इसमें से, -27 बड़ा है, तो स्पेसिफिक जो चार्ज है ऑफ इलेक्ट्रॉन ये छोटा है, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो गया। सो ये 1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, ये छोटा है ना, तो इसकी ये बड़ा होगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। Therefore, from capital A, radius of electron is less than radius of proton. इलेक्ट्रॉन पाथ जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथ, सर्कुलर पाथ, प्रोटॉन सर्कुलर पाथ। हो गया क्लियर? नाउ इफ अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अब आपको 3 चीज़ें दी हुई है। ठीक है, आपको मूव्स विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ये सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। अब इसका भी थोड़ा सा ज़रा कम ना हो जाए, इसको डिवाइड कर देते हैं। आपको इधर पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा। मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी, अब आपके फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं आपको। ठीक है, तो जब मैंने आपको निकाल के दी थी वैल्यूज़, तो उस वक्त आपको मैंने ये बताना था। अब इनमें से आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही तो ये, ठीक है। तो अब इसको मैं यहीं रख देती हूँ सामने आपके। ठीक है,
अब इन्होंने बोला कि पहले तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती, कुछ भी नहीं दिया हुआ, मास है, काइनेटिक एनर्जी है, चार्ज और बी मैग्नेटिक फील्ड है। ये कह रहे हैं कि तीनों के तीनों मूव करें सेम काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर मैग्नेट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस का निकालना है। तो पहले तो आप ये लिखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। अल्फा क्या होता है? हीलियम है ना। सो इनका मास की बात देख लेते हैं और इनके चार्ज की बात, मास एंड चार्ज। सबसे पहले तो इनका ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी तो सेम ही फील्ड है, सेम काइनेटिक एनर्जी सब कुछ, क्योंकि इधर इन फॉर्मूलाज में मास और मास है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो चार्ज और मास की बात हो रही है सर, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो अगर प्रोटॉन का मास अगर मान लीजिए m है तो, और चार्ज उसके ऊपर E है, तो न्यूट्रॉन जो है उसकी जो मास है दैट इज़ 2 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन में, 2 प्रोटॉन्स, तो मास कितना हो जाएगा इसका 2m। चार्ज इसका E ही है एंड इसमें इट विल बी 4m हीलियम में, और चार्जेस दिस इज व्हाट वी हैव। तो ये अगर आपको पता है तो आप ये आराम से कोई भी चीज़ आपको दी जाए तो आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो दिस इज दे हैव सेड रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज 2, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 2, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा वाला यूज़ करने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ये वाला √2m। सो इट विल बी √2 mass of proton, kinetic energy of proton divided by charge of proton, and the magnetic field is to √2 times mass of neutron, kinetic energy of neutron divided by charge of neutron, the magnetic field is to √2 times mass of alpha, kinetic energy of alpha divided by charge of alpha, magnetic field। देखो सबके पास 2 2 2 2 है, वो कट जाने वाला है, ठीक है, ये 2 ये 2 ये 2 सबके पास है, बी 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 सबके पास है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है इसलिए ये भी कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या आपके पास? बचा √of mass of proton divided by charge of proton is to mass of neutron divided by charge of neutron, √mass of alpha, charge of alpha। इसका मतलब ये चीज़ अगर आपको पता होगी तभी आप ये कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ प्रोटॉन कितना ले रहे हैं हम? वी आर टेकिंग इट एज √m divided by E is to √m divided by E is to mass of alpha is how much? 4m upon charge is 2e। तब देखिए √m सबके पास है, ख़त्म हो जाएगा, ये 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, एक स्टेप, ये E कट गया, ये अब ये √m कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1:2। अच्छा इसका 2m है ना, सो दिस विल बी √2 बच जाएगा इसका, और इसमें से क्या हो जाएगा? √4 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है ना, बाकी चीज़ें तो कट गई, तो दिस विल बी 1:2 इट इज़ 1:2 √2:1, ये रेशो, कुछ भी नहीं, बस ये ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, मास और चार्जेस क्या है, प्रोटॉन का कितना मास है, न्यूट्रॉन का कितना मास है, और ये अल्फा पार्टिकल का कितना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पड़े एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, अब वो सेम पोटेंशियल से इसको एक्सेलरेट कर दे रहे हैं, तो आपका कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है? विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। पोटेंशियल सेम है
मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सिर्फ इसमें भी मास ऑफ ये और ये चीज़ें चाहिए होंगी आपको, है ना। बाकी चीज़ें तो आप लोगे नहीं। आप इस वाले केस में क्या कर दोगे, जैसे वहाँ किया, टेबल आपका यही यूज़ होने वाला है। आपको बोला है रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज़ टू रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज़ टू रेडियस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल दिया हुआ है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो जाएगा, अंडर पूरा ही अंडर रूट था ना, पूरा अंडर रूट क्या था आपका, 2 mass of proton, the potential with which it is accelerated divided by charge of proton into b square is equal to, ये हो जाएगा 2 times mass of deuteron, the potential with which the deuteron is कर दिया upon charge of deuteron b square under root 2 times mass of alpha, potential with which it is accelerated divided by q alpha b square. So the potential of deuteron या this is proton या ड्यूट्रॉन और अल्फ़ा, ये सब सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी 2 times मास ऑफ प्रोटॉन v अपॉन q p b स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे तो बी स्क्वायर दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे काट देते हैं, बी स्क्वायर, इसके पास भी 2 है, अंडर रूट के अंदर ये 2 है, सबका कट गया। क्या बचा आपका, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज़ मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू वी डिवाइडेड बाय क्यू डी अंडर रूट, नेक्स्ट स्टेप में मास ऑफ अल्फ़ा वी अपॉन क्यू अल्फ़ा। अब ये वी भी कट गया, सबके पास था। अब क्या बचा आपके पास, इट इज़ अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन m अपॉन ई चार्ज, दूसरे में क्या बचा, दिस इज़ 2m अपॉन ई, दिस इज़ 4m अपॉन 2e अंडर रूट है, दिस इज़ m अपॉन ई, सबके पास m अपॉन m है, दिस इज़ अंडर रूट 1 बचा, इस 2 है ना, इसमें बचा अंडर रूट 2, इसमें बचा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये भी अंडर रूट 2, बाकी कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। अगर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का तो कोई चक्कर ही नहीं है, अल्फा पार्टिकल व्हेन दे मूव परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही होना है, एम और बी पे डिपेंड करना है। सो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ अल्फा। कितना इसका फॉर्मूला, 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी इज टू 2 पाई मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू बी, 2 पाई मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा इनटू बी, 2 पाई फिर बी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, m, चार्ज e इज टू, ये हो गया 2m अपॉन e इज टू, ये कितना हो जाएगा आपका 4m अपॉन 2e, e कैंसिल, m कैंसिल, सो दिस इज 1 is to 2 is to 2। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, HP बोर्ड में इसके आने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको, जब आप एक्स्ट्रा कोचिंग्स लेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। सो विद दिस द लेक्चर इज़ ओवर। कल हम जो पढ़ेंगे वो तीसरा केस पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि अगर वो पैरेलल एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो वो वैसे ही मूव करता है, और अगर वो 90 डिग्री पे तो सर्कुलर पाथ। कल है हम लेंगे जनरल, किसी भी एंगल पे कर रहा है तो कैसा पाथ वो अडॉप्ट करता है। सो उसके बारे में नेक्स्ट 5th लेक्चर में पढ़ाएंगे।
So till then, goodbye. Have a nice day.